कल जो हमने पढ़ा था ना, हमने ज़्यादातर पढ़ा था नए मैयर्स बनाना। ऐसे ही हम राइट क्लिक करते थे, हम क्या करते थे, न्यू मैयर करते थे। आज हम ना नए कॉलम्स बनाना सीखेंगे और कुछ फंक्शंस यानी कॉलम्स बनाते हैं, कुछ फंक्शंस जो हैं वो आपके मैयर्स बनाते हैं। अगेन मैयर का क्या होता है? मैयर मीन्स कि आपकी आउटपुट एक सिंगल नंबर होता है। कॉलम मीन्स कि ऑब्वियसली उसमें पूरा कॉलम आता है। तीसरा जो हम आज नए टेबल्स बनाना भी सीखेंगे। तो अगेन अगर आप मेरे ख्याल में इंसर्ट में भी देखें तो यहाँ पर नॉट इंसर्ट एक्चुअली, अगर आप इसमें अगर आप अपने डेटा के व्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पे न्यू मैयर भी मिलेगा, न्यू कॉलम भी मिलेगा, न्यू टेबल भी मिलेगा। कल हमने न्यू मैयर बनाना सीखा था, आज हम नए कॉलम्स, मैयर्स भी ऑब्वियसली बनाएंगे बट नए कॉलम्स भी बनाएंगे और नए टेबल्स भी बनाएंगे। सो एवरीवन, आप क्या करेंगे, सेल्स के टेबल पे राइट क्लिक करें और एक नया कॉलम बनाएं। सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगी, सेल्स के टेबल पे राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी न्यू कॉलम की। इसको नया कॉलम को ज़रा बनाएं आप। सेल्स के टेबल पे राइट क्लिक करें और न्यू कॉलम बनाएं। ओके, न्यू कॉलम बन गया। ये सेम वही चीज़ है जिस तरह से आपने यहाँ पे बनाया। अगेन हमें न्यू कॉलम कब बनाना पड़ सकता है, क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं, क्या केसेस हो सकते हैं जिसमें हमें एक नया कॉलम बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर हमने एवरेज लेनी है तो उसके नए कॉलम की तो ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हों या एग्जैक्टली जब ख़ास तौर पे कल हमने एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल हमने दो कॉलम्स को प्लस करके एक तीसरा कॉलम बनाना है, दो कॉलम्स को आपस में माइनस करना है या कुछ भी ऐसा, या कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी है तो नॉर्मली उस केस में क्या होता है, न्यू कॉलम्स बनाते हैं। इसके अलावा न्यू कॉलम का जो एक बहुत बड़ा यूज़ केस है जब आपने नई कैटेगरीज बनानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देखें, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और उनकी ना कॉस्ट है। हमारे पास यहाँ पे एक कॉलम है टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट का, नज़र आ रहा है। तो व्हाट इफ़ मुझे कॉस्ट की बेस पे कैटेगरीज बनानी हो कि जी वो प्रोडक्ट जो कि ज़ीरो से लेके ना $5000 तक है, प्रोबेबली हम कहेंगे चीपर है। जो 5000 से लेके प्रोबेबली $50,000 तक है वो हम कह सकते हैं कि आई डोंट नो लेस एक्सपेंसिव है या मिड रेंज में है। और फॉर एग्जांपल कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि $50,000 से ज़्यादा किया तो उसे हम एक्सपेंसिव कह सकते हैं। तो अगर हमने इस तरह क्लासेस बनानी हो अब इस डेटा की बेस पे तो वहाँ पर हमें कॉलम्स बनाने पड़ सकते हैं। डिड यू गाइस गेट दैट? तो अभी जो आज हम काम करेंगे नया कॉलम ही बनाएंगे और मैं आपको डिफरेंट फंक्शंस बताऊंगा जो कि आपको कॉलम्स बनाने में हेल्प करेंगे। डेटा लोड करें सेल्स का, कस्टमर का, प्रोडक्ट का और कैलेंडर का। और आज हम यानी कि न्यू कॉलम से स्टार्ट कर रहे हैं, नया कॉलम बनाना, और उसके लिए कौन कौन से फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन जो कि तकरीबन दुनिया की हर लैंग्वेज में वो इफ़ का फंक्शन है, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे इफ़ के फंक्शन से। अगेन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, सेल्स के टेबल पे राइट क्लिक करें, न्यू कॉलम पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे जो मैंने जिस तरह आपको भी एग्जांपल दी, हम ना इसको क्या कह सकते हैं, आई कैन कॉल इट, आई डोंट नो, एक्सपेंसिव स्टेटस। ये इसकी एक्सपेंसिव है, ये नहीं है, सॉरी, हाँ मे बी आई डोंट नो, कॉस्ट स्टेटस कर लें या कुछ भी ऐसा। मैं एक कॉलम बना रहा हूँ, उस कॉलम का नाम है कॉस्ट स्टेटस। अगर नहीं नज़र आ रहा मैं साथ में वर्ड, ये कल हमने बात की थी कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव होता है न्यू कॉलम, ये इस तरह से नहीं होगा? नहीं, लाइक सिखाना तो है ना, ट्राई ये एक्सपेंसिव होगा। जितने जितने आपके नए कॉलम बनेंगे आपकी फ़ाइल हैवी होती जाएगी, आपको प्रोसेसिंग में उतना टाइम लगेगा। बट अगेन सिखाने के लिए, बताने के, ये नहीं कि आप बिल्कुल नहीं बना सकते, बट अवॉइड करना चाहिए, जितना आप अवॉइड कर सकें आप करें। तो ये कॉस्ट स्टेटस जो है ये मैंने कॉलम का अपने नाम रखा है, कॉस्ट स्टेटस इक्वल्स टू, और अगर आप इसके बाद इफ़ लिखें, एवरीवन जस्ट राइट इफ़, कॉस्ट स्टेटस इक्वल्स टू, और अगर आप यहाँ पे इसके बाद इफ़ लिखें तो आपके पास यहाँ पे फंक्शंस आ जाएंगे जिसमें इफ़ है, इफ़ ईगर है, इफ़ एरर है। आपने सिंपल इफ़ पे क्लिक करना है और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे इफ़ वाले पे तो आपके पास यहाँ पर एक वो पूरा एक उसका वो सिंटैक्स जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो ओपन हो जाएगी। इफ़ इसमें आ रहा है लॉजिकल टेस्ट, फिर अगर अब ये मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर इसकी डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिकली डिस्प्ले पे आ जाती है। लॉजिकल टेस्ट, रिजल्ट इफ़ ट्रू, रिजल्ट इफ़ फॉल्स। आपको पता है लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? इन जनरल ये बड़े कॉमन होते हैं। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि किसी भी दुनिया की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं और उसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, और दूसरे उनके पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।
और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगेन ये कॉमन सेंस है बड़ी, किसी और में ज्वाइन की देखना। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं भाई? ऐड, सब्ट्रैक्ट, नहीं, मल्टीप्लाई, और इसके अलावा डिवाइड हो गया, और मॉडुलस। मॉडुलस हम इसको रिमाइंडर भी कहते हैं, कुछ लैंग्वेज को मॉडुलू भी पढ़ते हैं, बट जो रिमाइंडर होता है, फॉर एग्जांपल आपने 5 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो उसका 2 है आप उसको मॉडुलस भी कहेंगे कि 5 मॉडुलस जो 3 है वो क्या आएगा 2। तो जो रिमाइंडर होता है ये भी बहुत यूज़फुल होता है, स्पेशली जब आपने इवन या ऑड को आइडेंटिफाई करना हो। और इसके अलावा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? सॉरी, डिविडेंड भी होता है। उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है उसे हम कहते हैं कोशेंट। कोशेंट बेसिकली क्या होता है, अगर आप 5 को 3 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 3 1 ज़ा 3, तो इसमें कोशेंट क्या होगा 1। अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 3 से, सो दिस इज़ द नॉर्मल वे। जब आप ये आपका फॉर एग्जांपल 5 है और ये आपके पास 3 है, तो 3 नॉर्मली क्या करते हैं हम, 3 1 ज़ा 3, और ये जो बाकी आपका क्या बचता है बेसिकली 2 बचता है। ये जो 2 है इसे हम क्या कहते हैं, वही इसके लिए 2 टर्म्स यूज़ होती हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग, कुछ इसको रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर, और एक इसके लिए टर्म मॉडुलस की भी यूज़ होती है। तो यानी कि पाइथन में इसको हम मॉडुलस भी कहते हैं, रिमाइंडर भी कहते हैं, ये आपने इसको जहन में रखना है। इसी तरह से ये रिमाइंडर और मॉडुलस, ये जो 1 है इसको क्या कहते हैं, ये जो 1 है इसको हम कहते हैं कोशेंट, इसको हम कहते हैं, इसको आपने जहन में रखना है, ये आपका क्या होगा, कोशेंट होगा। तो ये 2 चीज़ें आपने जहन में रखनी है, कोशेंट, ये भी, यानी अगर आपने कोशेंट कैलकुलेट करना है तो ये भी आपका क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। अगर आपने रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो रिमाइंडर भी आपका क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। तो ये आपको ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये तकरीबन दुनिया की हर लैंग्वेज में है, हर लैंग्वेज में है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा भी हम बात कर रहे थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, सीरियसली उनको हम एग्जैक्टली लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सॉरी आई डोंट नो, ये मैंने इसको पाइथन में इसको लॉजिकल कहते हैं, एंड और ओके मे बी ठीक है, आप इसको रिलेशनल कह लें, बट आई नो पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन में इसको हम वो पढ़ते हैं, लॉजिकल पढ़ते हैं, बट इट डजंट मैटर टू मी। लॉजिकल भी आप इसको कह लें, रिलेशनल कह लें, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये आपके क्या, क्योंकि मैं इसके वाई डू आई कॉल इट लॉजिकल, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन जो अभी हम इफ़ वाला फंक्शन पढ़ रहे हैं ना उसमें है। अगर आप अब हम इफ़ की डॉक्यूमेंटेशन में दोबारा जाएं तो यहाँ पे इफ़ के बाद क्या लिखा हुआ है, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में नॉर्मली क्या होगा, ग्रेटर देन, लेस देन। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉजिकल टेस्ट में कि इफ़ टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट, मेरे पास एक कॉलम है यहाँ पे सेल्स में टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट, आप देखें आपको सेल्स में टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट का कॉलम मिलेगा। तो मैं कहता हूँ कि इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 3000, ये मैंने एक लॉजिकल टेस्ट एक स्टेटमेंट दे दिया कि अगर मेरे पास ये 3000 से ज़्यादा है, मैं कॉमा डालूंगा तो आगे वो चला जाएगा रिजल्ट इफ़ ट्रू, यानी अगर ये लॉजिकल चीज़ ट्रू है, यानी अगर वो वाकई में कॉस्ट 3000 से ज़्यादा है, तो फॉर एग्जांपल मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख देता हूँ कि वो इसको मार्क कर दे एक्सपेंसिव से, कि वो इसको क्या मार्क कर दे कि ये प्रोडक्ट क्या है, एक्सपेंसिव है, और कॉमा डाल के नेक्स्ट जो हमारे पास है रिजल्ट इफ़ फॉल्स, यानी अगर वो 3000 से कम है तो उसको क्या मार्क करे। फॉर एग्जांपल मैं इसको नॉट एक्सपेंसिव, चीप पर इसको कहता हूँ, चीप कह देता हूँ, तो बेसिकली, और फिर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे आपके पास एक नया कॉलम बन जाएगा। मैं इसको ना पेस्ट कर देता हूँ उसमें वर्ड पैड में, ताकि अगर नज़र नहीं भी आ रहा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट आई रॉट। ये तो कॉस्ट स्टेटस क्या है, ये कॉलम का नाम है। इफ़ हमारा क्या है, इफ़ एक फंक्शन है, इसमें पहले आपने एक लॉजिकल स्टेटमेंट या लॉजिकल जो भी आपने टेस्ट देना है, जो लॉजिकल टेस्ट मीन्स कोई चीज़ उससे ज़्यादा है या कम है। तो मैंने कहा कि अगर हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट सेल्स के टेबल में अगर हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट 3000 से ज़्यादा है तो उसको, अगर ये ट्रू है तो उसको यानी लेबल कर दे एक्सपेंसिव, और अगर ये फॉल्स है तो उसको ये लेबल कर दे यानी नॉट एक्सपेंसिव या चीप। मैंने इसको चीप का यहाँ पे नाम दिया है। तो इसका ये जब आपने इसको रन किया तो हुआ क्या एक्चुअली, ये इसको रन करें, किससे नहीं हुआ ये रन, जस्ट रन इट ऑन योर पावर BI। फिर मैं आपको दिखाता हूँ आपका आउटपुट शो कहाँ पे होगी।
आपको आपके टेबल में देखिए एक नया कॉलम बन जाएगा कॉस्ट अंडरस्कोर स्टेटस का। अच्छा सॉरी, इसको 2000 कर लें भाई, इसको 2000 कर लें क्योंकि सारी चीप हैं। ओके 2000 कर लें, प्रोबेबली इसमें फिर 2 क्लासेस बन जाएंगी आपकी, एक्सपेंसिव की और चीप की। इसको करें ऑनलाइन। ये सारी स्टेटमेंट मैंने ऊपर डैक्स के कोड में लिखी है। फहमी साहब से हुआ कि नहीं हुआ? करें इसको, बाकी सारों से हो गया। अब्दुलरहमान पहुँचे उधर तक कि नहीं पहुँचे? करें ओके। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, मैं भी इसको यहाँ पे 2000 कर देता हूँ, तो मैं अगर इसको रन करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके टेबल के एंड पे एक नया कॉलम बन गया कॉस्ट अंडरस्कोर स्टेटस का, ठीक हो गया। और यहाँ पर अगर आप उसकी वैल्यूज़ देखेंगे तो उसमें 2 ही वैल्यूज़ हैं, एक चीप की भी वैल्यू नज़र आएगी यहाँ पे आपको और एक्सपेंसिव की भी। यानी उसने क्या किया है, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट के अगेंस्ट जो लॉजिकल टेस्ट पास कर रहा है तो उसको उसने एक्सपेंसिव का नाम दे दिया है, और जिसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 3000 से कम होगी तो उसको उसने चीप का, सॉरी 2000 से कम होगी तो उसको उसने चीप का नाम दे दिया। डिड यू गाइस गेट दैट? तो ये बेसिकली जो इफ़ जो है ये आपके लिए क्या क्रिएट कर रहा है, ये आपके लिए यानी कि एक नया कॉलम क्रिएट कर रहा है। डिड यू गाइस गेट दैट? अच्छा नेक्स्ट, इसमें एक इफ़ की एक लिमिटेशन है, स्पेशली अगर आप इस पर्सपेक्टिव, लिमिटेशन एज सच तो नहीं है बट बज़ाहिर एक लगती है कि हम इफ़ के केस में हम 2 ही वैल्यूज़ जनरेट कर सकते हैं। ऐसा ही है कि अगर ट्रू होगा तो ये वैल्यू होगी, अगर फॉल्स होगा तो ये वैल्यू होगी। सपोज करें अगर हमने 3 लेबल्स देने हों या 4 लेबल्स देने हों, तब हम क्या करेंगे? एक होता है नेस्टेड इफ, वो हम नहीं करेंगे। अगर अपने पाइथन में मल्टीपल लेबल्स जनरेट करने हों कि फॉर एग्जांपल अगर ये 1500 से ज़्यादा है और 2000 से कम है तो फॉर एग्जांपल आप इसको एक्सपेंसिव कह दें। अगर 1500 से 1000 के बीच में है तो आप इसको मिड रेंज कह दें, और अगर 1000 से 500 के बीच में है तो फॉर एग्जांपल इसको चीप कह दें, और अगर आप बहुत ही फॉर एग्जांपल 0 से 500 के बीच में है तो वेरी चीप कह दें, या कुछ ऐसा अगर आपने क्लासेस बनानी हो तो आप कैसे बनाएंगे? एल्स इसमें नहीं है, सच उस तरह से नहीं है। एल्स बेसिकली वो इनडायरेक्टली जब रिजल्ट ही फॉल्स आ गया ना तो वो एल्स ही है बेसिकली। यहाँ पर अब आपको एक नया फंक्शन बता रहा हूँ। अब इफ़ की समझ लगी है। इफ़ अगेन इन जनरल आपको 2 आउटपुट्स प्रोड्यूस करता है, यानी कि अगर रिजल्ट इफ़ ट्रू, अगर ट्रू है तो ये चीज़ उसको लेबल लगा दे, अगर फॉल्स है तो ये चीज़ लेबल लगा दे। नेस्टेड इफ़ के थ्रू आप और भी कर सकते हैं बट हम उसमें नहीं जाएंगे। एवरीवन मैं आपको एक नया फंक्शन पढ़ाने लगा हूँ, उसका नाम है स्विच, ठीक हो गया। एसक्यूएल में केस के नाम से भी इसको पढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर आप डेक्स सीख रहे हैं तो थोड़ी बहुत एसक्यूएल भी आ रही है, और अगर आपको एसक्यूएल आती है तो आपको डेक्स बहुत आसान लगेगी। तो हर लैंग्वेज एक दूसरे को वन वे और द अदर जो है ना सपोर्ट करती है। सेल्स पे जाएं, न्यू कॉलम पे जाएं, और हम यहाँ पे अब एक यानी कि मल्टीपल हम क्लासेस बनाएंगे 2। कस्टमर्स के टेबल में जाएं, आपको यहाँ पे कस्टमर्स में मिलेगा हैज़ ऑनर फ्लैग। कस्टमर्स के टेबल में जाएं, आपको एक कॉलम मिलेगा हैज़ ऑनर फ्लैग। मिला कि नहीं मिला? कस्टमर्स के टेबल में देखें हैज़ ऑनर्स फ्लैग एक कॉलम है, उसका नाम है हैज़ ऑनर फ्लैग। मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला? कस्टमर्स के टेबल में देखें हैज़ नहीं, हाउस ऑनर फ्लैग, सॉरी हाउस ऑनर फ्लैग। हाँ उसको देखें। हाँ उसमें क्या है 0। हाँ बेसिकली यहाँ पे 2, लेकिन अगर कोई ऐसा देखें जहाँ पर यानी कि नंबर्स हों लेकिन 3-4 कैटेगरीज हों, और प्रोबेबली नंबर ऑफ कार्स ऑन। एवरीवन नेक्स्ट पे देखें, उस पर करते हैं उसको बेहतर। नंबर्स कार, उससे नेक्स्ट कॉलम देखें नंबर्स कार ऑन। मिला आपको? इस पे करते हैं, इससे आपको बेहतर समझ लगेगी। सो फॉरगेट अबाउट, यानी अगर आपने स्विच में जो पहले पढ़ा उसको इग्नोर करें, आप इस पे काम करेंगे नंबर कार्स ऑन पे। अगर आप नंबर कार्स ऑन पे जाएं तो यहाँ पर आपको ना कितनी वैल्यूज़ हैं? 0 1 2 3 4, 5 वैल्यूज़ हैं टोटल। हम क्या करते हैं, जिसके पास 4 गाड़ियाँ उसको हम कोई नाम दे लेते हैं। फॉर एग्जांपल रिच, वेरी रिच, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच। जिसके पास 3 है ऑर्डिनरी रिच, और 3 को आई डोंट नो। हम क्या करते हैं, हर एक के लिए स्विच स्टेटमेंट बनाते हैं। सो एवरीवन आप क्या करेंगे, हम नाम खुद से सोच लें। कस्टमर्स के टेबल पे राइट क्लिक करें, न्यू कॉलम बनाएं, और यहाँ पर मैं उसे कहता हूँ, एक कॉलम का नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल रिच अंडरस्कोर स्टेटस, और यहाँ पर फिर आप इक्वल डाल के स्विच लिखें। मिल गया आपको? हो गया ये। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब मैं ये कार में ये
यहाँ पे आपको मिलेगा कस्टमर्स नंबर कार्स ऑन, मिल गया कि नहीं मिला? ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये मेरा एक्सप्रेशन है, बस मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम दिया, कॉमा डालें और वैल्यू में लिखें 5, यानी कॉमा के बाद जो वैल्यू 1 आ रही है उसमें क्या लिखना है 5, और फिर आपने लिखना है फॉर एग्जांपल वेरी रिच। मैं आपको दोबारा शो करवाता हूँ, यहाँ पे अभी तक मैंने क्या लिखा है, लेट मी जस्ट कॉपी दिस। जो लोग ऑनलाइन बैठे हो, 5 नहीं किसी के पास, 4 है, ओके मेक इट 4, नहीं इवन 5 लिख भी दें, कुछ नहीं होगा, वो आएगा भी नहीं। ओके, नंबर कार्ड, ये जो है मैंने अभी तक लिखा है, आप लोग भी ऐसे लिखेंगे, यानी कस्टमर नंबर्स कार ऑन, अगर उसके पास 4 हैं तो उसको क्या नाम दे दे, वेरी रिच। और फॉर एग्जांपल अगर हम यहीं से आगे चलें, अगर उसके पास 3 होंगी तो उसको वो क्या नाम दे दे, रिच। और फॉर एग्जांपल अगर उसके पास 2 होंगी, सॉरी यहाँ पे 3 को इन्वर्टेड, अगर 2 होंगी तो वो उसको क्या नाम दे ले, माइल्डली रिच। और यहाँ पर होता है कि सपोज करें अगर एक चीज़, एक बंदा किसी भी इन तीनों में से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता, ना उसके पास 4 गाड़ियाँ, ना 3 है, ना 2 हैं, प्रोबेबली उसका 10 गाड़ियाँ हो या प्रोबेबली उसका 0 गाड़ी हो, तो हम यहाँ पर लास्ट में एक जेनेरिक वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसे कह सकते हैं मीडियोकर, पाकिस्तान के लिहाज से मीडियोकर होगा। एवरीवन जस्ट राइट दिस कोड एंड प्रेस एंटर, ये चलना चाहिए। आप देखेंगे कि जिसके पास 4 गाड़ियां हैं उसके अगेंस्ट वेरी रिच आ जाएगा, जिसके पास 3 है उसके अगेंस्ट रिच आ जाएगा, जिसके पास 2 है उसके अगेंस्ट माइल्डली रिच आ जाएगा, और बाकी सारी कैटेगरीज जो भी हैं, चाहे 0 है, चाहे 1 है, चाहे 5 है, चाहे 10 है, जो भी कैटेगरीज हैं उनके अगेंस्ट क्या आ जाएगा, मीडियोकर आ जाएगा। जस्ट रन दिस, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो इफ़ और इफ़ एल्स में क्या, इफ़ जो इफ़ था उसमें बेसिकली 2 क्लासेस बनती हैं, सॉर्ट ऑफ 2 कैटेगरीज बनती हैं। अगर आपको मल्टीपल कैटेगरीज जनरेट करनी है, जो पहले मैं क्या गलती कर रहा था, पहले मैं वो लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ कर रहा था, ये उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब मैंने सिर्फ 4 3 2 1 किया तो इसको सपोर्ट कर रहा है। समझ लगी इस बात की? इसमें ऐसे ही हाँ, ऐसे ऑलरेडी बनी हुई है, इसीलिए उसने किया। हाँ, इसलिए इसको लिखें भाई, किससे नहीं हुआ। यानी कि अगर आपके पास किसी की कोई ऐसा यानी कॉलम में ऐसी किसी की वैल्यू अगर 4 भी नहीं है, ना 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी वैल्यू हो, चाहे 1 हो, चाहे 0 हो, चाहे -1 हो, चाहे 500 हो, उसके लिए वो क्या साइन कर देगा, मीडियोकर। नहीं समझ लगी? कोई कंडीशन ये होता है कि यानी कोई इन तीनों में से किसी भी कंडीशन पे पूरा नहीं उतर रहा है तो इवेंचुअली इसको ये वैल्यू साइन कर रहा है। एल्स कहते हैं, ये बेसिकली एल्स के सेंस में यूज़ हो रहा है। तो ये बेसिकली अगर मैं भी इसको रन करूँ तो इवेंचुअली होगा क्या कि आपके पास जो है यहाँ पे एक नया कॉलम बन जाना चाहिए। अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे अगर देखूँ रिच स्टेटस का एक नया कॉलम यहाँ बन जाएगा, और आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर वही कैटेगरीज मीडियोकर, माइल्डली रिच, रिच, वेरी रिच जनरेट हो गई हैं कि नहीं हुई? तो ये बेसिकली अगेन हाँ अभी नहीं सपोर्ट कर। अगर आपको रेंज को सपोर्ट करवाना है फिर इफ़ में वो नेस्टेड इफ़ चलवाना पड़ेगा, वो मैं करवा देता हूँ। आज नहीं करूँगा लेकिन मैं भी नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूँगा, उसके लिए रेंज कर वो, क्योंकि अगर आप इसकी इवन डॉक्यूमेंटेशन भी देखें उसमें लॉजिकल टेस्ट का वर्ड यूज़ नहीं करता। डिड यू गाइस गेट दैट? स्विच की समझ लगी है? एक तीसरा फंक्शन मैं करवा रहा हूँ। मैंने अभी आपको 2 फंक्शन करवा दिए, एक मैंने करवा दिया इफ़, एक मैंने करवा दिया स्विच। तीसरा फंक्शन जो हम करेंगे दैट इज़ फाइंड। आपको पता है, और ये बहुत कॉमन होता है कि जी हमारे डेटा में हमने फाइंड करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एड्रेस लाइन देखें, एवरीवन्स कस्टमर्स के कॉलम में आपको मिलेगा एड्रेस लाइन। ये एड्रेस लाइन में बेसिकली क्या है, एड्रेस लाइन 1 जो है, 2 तो मेरे ख्याल में मेरे पास यहाँ पे एम्प्टी आ रही है। एड्रेस लाइन 1 में देखें, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना आगे ये सिटीज़ के नाम है। फॉर एग्जांपल 525B वे जो है सिटी का नाम है, इसी तरह से ये आपके बहुत सारे सिटीज़ के नाम हैं। अब फॉर एग्जांपल हम ये टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट में हमने फॉर एग्जांपल सर्च करना है एक पर्टिकुलर सिटी, कि ये पर्टिकुलर सिटी जो है कहाँ पे मौजूद है या किसके पास, यानी कि किस एड्रेस लाइन में मौजूद है। तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए फंक्शन है हमारे पास फाइंड का। कौन सा फंक्शन है? फाइंड का। तो अगेन फाइंड भी जो है वो आपको पूरे कॉलम में आउटपुट देगा, मीन्स वो हर एड्रेस पे जाएगा,
वहाँ पे देखेगा मौजूद है कि नहीं। अगर नहीं मौजूद तो फॉर एग्जांपल वो नील कर देगा या कुछ भी ज़ीरो कर देगा। अगर मौजूद है तो वो बता देगा कि जी फ़लाँ इंडेक्स वैल्यू पे, अभी मैं आपको करवाऊँगा, वहाँ पर ही आपका रेलेवेंट सिटी या रेलेवेंट इवन अगर आपने कोई अल्फ़ाबेट फाइंड करना है वो भी आपको बता देगा कि फॉर एग्जांपल सी जो है इस एड्रेस में फ़लाँ नंबर पे मौजूद है, वो भी आपको बता देगा। सो लेट्स डू दैट। कस्टमर्स के टेबल पे राइट क्लिक करें और यहाँ पर आप एक न्यू कॉलम बनाएं और यू कैन नेम इट, आई डोंट नो, एड्रेस फाइंडर और समथिंग, एड्रेस अंडरस्कोर फाइंडर। मैंने एक नया कॉलम बनाया कस्टमर के टेबल में, इक्वल का साइन डालें और आप साथ में सर्च लिखेंगे फाइंड, FIND, फाइंड। आप फाइंड आपको मिल जाएगा, एक फंक्शन है। और अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें तो लिखा हुआ है रिटर्न्स द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन अनदर स्ट्रिंग। अभी आपको इसकी समझ लग जाएगी। फाइंड, अगर आप देखें इसके पैरामीटर्स के, फाइंड टेक्स्ट, पहली बात आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, बच गई, अच्छा ओके। अभी हमने सिर्फ एक वर्ड फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस एड्रेस लाइन में ना कैपिटल P फाइंड करना है। आई वांट टू सी कि किस एड्रेस में कैपिटल P है। अभी हम सिर्फ अल्फ़ाबेट पे जा रहे हैं, सेम वही चीज़ वर्ड में भी अप्लाई हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं फाइंड में पहला पैरामीटर क्या लिखा हुआ है, फाइंड टेक्स्ट, ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पे पहले इन्वर्टेड कॉमा में, जब भी आपने इंग्लिश लिखनी है, टेक्स्ट लिखना है, आपने डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। मैं यहाँ पे P लिखूँगा कि मुझे क्या फाइंड करना है, P फाइंड करना है, कैपिटल P फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर है विद इन टेक्स्ट, यानी हमने किस टेक्स्ट में फाइंड करना है। मैं यहाँ पर जो है हमें अपना कॉलम का नाम दूंगा कि मुझे एड्रेस लाइन 1 जो कॉलम है इसमें फाइंड करना है। मैं इसको यहाँ पेस्ट भी कर देता हूँ जो लोग अभी यहाँ पे हैं। मैं व्हाट आई हैव रिटन दिस सो फॉर, एड्रेस फाइंडर मैंने कॉलम बनाया और फाइंड मेरा फंक्शन है। मुझे क्या फाइंड करना है, P, सिर्फ वर्ड अल्फ़ाबेट P फाइंड करना है। किसमें फाइंड करना है, कस्टमर्स एड्रेस लाइन 1 में। समझ लगी इस बात की, ओके। अगर आप लोगों ने ये लिख लिया है, हमारे पास अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें, हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट जो पैरामीटर है दैट इज़ एक्चुअली स्टार्ट पोजीशन। स्टार्ट पोजीशन मींस अगेन इसमें कि जी ज़ीरो से, इंडेक्स जो है नॉर्मली ज़ीरो से स्टार्ट होता है। आप यहाँ पे ज़ीरो डाल देंगे, मैं आपको इंडेक्स बताता हूँ। अब यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे और नॉट फाउंड वैल्यू, यानी अगर उसको इंडेक्स नहीं मिलता तो वो क्या डिस्प्ले करवाए, तो हम लिख सकते हैं कि डजंट एग्जिस्ट। मैं आपको पूरी क्वेरी यहाँ पे लिखाता हूँ, डजंट एग्जिस्ट फॉर एग्जांपल, और इसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अल्लाह करे ये चल जाए सक्सेसफुली, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये जी बात है वैसे यहाँ पे, अच्छा इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, ओके दिस इज़, ये अब वर्क करेगा। इंडेक्स वैल्यू 1 से स्टार्ट है, पाइथन में 0 से आती है, इसलिए ओके एवरीवन मैंने ये लिखा है, अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, सो दिस इज़ व्हाट आई रॉट। और फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ, बट जस्ट इसको पहले रन करें। एवरीवन दिस इज़ व्हाट आई रॉट कि P फाइंड करना है कस्टमर्स एड्रेस लाइन में, ठीक हो गया। और इंडेक्स यानी कि 1 से स्टार्ट करना है, ये मैं 1 आपको समझाता हूँ। और अगर ये लास्ट में क्या है, अगर उसको नहीं मिल रहा तो वो 0 आ जाएगा, यानी अगर उसको P नहीं मिलता एड्रेस में तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। अदरवाइज आप देखेंगे कि आपको ना कोई 3, 4, 5 इस तरह से उसने लिखा होगा, जो एक नया कॉलम बना। एवरीवन जस्ट रन दिस, पहले देखें रन हुआ कि नहीं हुआ, एरर तो नहीं आया। देखिए नया कॉलम बना है आपके पास, उस कॉलम में क्या लिखा आ रहा है, जहाँ पे 12 लिखा आ रहा है ना, जहाँ पे अगर 12 लिखा आ रहा है, ज़रा वहाँ पे ना एड्रेस लाइन 1 में जाएं और 1 से गिनना शुरू करें। आप देखेंगे जो P जो है वो 12th पोजीशन पे होगा। 12 जहाँ पे 12 लिखा आ रहा है वहाँ पे अगर आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस में जाएं, यानी वो कह रहा है कि P जो है इंडेक्स के लिहाज से 12वें नंबर पे है। अगर आप और 12 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे 6 आ रहा होगा, आप वहाँ पे एड्रेस लाइन 1 में शुरू से गिनना शुरू करें। स्पेस शामिल होती है भाई, स्पेस जो होता है, स्पेस जो है वो उसकी एक इंडेक्स वैल्यू होती है, स्पेस शामिल करके गिनना आपने। ये शुरू वाला बताएगा अभी, हाँ शुरू वाला बताएगा। ओके सो मैं अगर इसको रन करूं, मेरे पास ये रन ऑलरेडी हो गया। अगर अब यहाँ पे एड्रेस फाइंडर देखें, मेरे पास जहाँ पर 12 आ रहा है ना, आप देखेंगे अगर मैं इस कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस में जाऊँ तो वो बताएगा कि मेरे पास इस एड्रेस में जो P जो है वो फॉर एग्जांपल वो 12th नंबर पे, यानी कि 1 से आप गिनना शुरू करें तो ये P जो है वो 12th नंबर पे मौजूद होगा। डिड यू गाइस गेट दैट? ओके एवरीवन, आप फाइंड करेंगे, डू द सेम एक्सरसाइज। मैं यहाँ पे एक आपके लिए टास्क लिख रहा हूँ, फाइंड वर्ड। अब वर्ड फाइंड करना है AVE, एवेन्यू। अमेरिका में एड्रेसेस में एवेन्यू बड़ा कॉमन होता है,
AVE, फाइंड वर्ड AVE इन एड्रेस लाइन 1। ज़रा फाइंड तो करें ज़रा इसको। मे बी अगर एक और कर लें, अगर आप नेम्स में देखें हमें सारे वो नाम चाहिए दैट स्टार्ट्स विद फॉर एग्जांपल M। मे बी अगर ये नहीं हुआ, ये भी एक और, फाइंड ऑल कस्टमर्स हुज नेम स्टार्ट विद M। फाइंड ऑल कस्टमर्स हुज नेम स्टार्ट विद M। अगर आपने इसको करना होगा तो आप कैसे करेंगे? प्रोबेबली मैं एक नया कॉलम बना लेता हूँ और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, लेकिन ये भी इसने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, M_ कस्टमर मैं एक बना लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड, एंड फाइंड टेक्स्ट में मैंने क्या लिखना है? M। विद इन टेक्स्ट में क्या लिखूँगा? नेम, यानी कि कस्टमर्स में नेम, और यहाँ पे मैंने क्या लिखना है? 1 और 0। ऐसे ही है। तो मेरे पास यहाँ पर एक नया कॉलम बन जाएगा कि जिनके नाम M से स्टार्ट हो रहे हैं, या जिनके नाम में M आ रहा है बेसिकली, तो वो बता रहा है। और यहाँ पर आप जिसकी इंडेक्स वैल्यू 1 है उसको आप चूज़ कर लेंगे बेसिकली, यानी अगर आप इसके फ़िल्टर्स लगाएंगे यहाँ पे, तो जिसकी इंडेक्स वैल्यू 1 है वो जो है बेसिकली, 0 तो किसी की नहीं, 0 आ रही है किसी की, वो क्यों आ रही है? 0 मीन्स तो मिला ही नहीं ना, हाँ मिला ही नहीं है। तो बेसिकली यानी जिसकी इंडेक्स वैल्यू 1 होगी उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये वो सारे कस्टमर्स हैं, मैंने यहाँ पर इसमें फ़िल्टर में जाके 1 चूज़ किया, ये वो सारे कस्टमर्स हैं। अगर आप देखेंगे तो उनके नाम जो है ना वो सारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे होंगे? मोस्ट प्रोबेबली M से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप देखें M से स्टार्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो ये वो सारे कस्टमर्स हैं जिनके जो इंडेक्स वैल्यू है वो बेसिकली क्या है? 1 है। अब मेरे से कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि सर ये 1 और 0 क्या चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर ये 1 क्या चीज़ है और ये 0 क्या चीज़ है। मैं आपको इसको रिपीट कर रहा हूँ। 0, पहले 0 आसान है। 0 मीन्स अगर नहीं मिलता, अगर वो टेक्स्ट जो है फॉर एग्जांपल मैंने उसे कहा M ढूंढे, अगर उसे उस टेक्स्ट में नाम में M नहीं मिलता तो वहाँ 0 लगा देगा। क्लियर हो ये बात? ये 0 मैंने क्यों लिखा है? 0 मीन्स कि अगर उसको उस नाम में बेसिकली ये जो भी हमने क्वेरी रन किया, हमने से कहा कि M फाइंड करें, अगर उसको M नहीं मिला तो वो क्या करेगा? उसकी जगह क्या प्रोड्यूस कर देगा? 0। यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे पास यहाँ पर भी देखें तो जितने भी यहाँ पे वैल्यूज़ में 0 हैं जिनके पास, वो ये सारे वो होंगे जिनके नाम में M नहीं है, जिनके नाम में क्या होगा? M नहीं होगा। ये आप देखेंगे नेम में। और ये दूसरी क्या चीज़ है? ये 1 क्या चीज़ है? कोई बता सकते हैं? व्हाट इज़ दिस 1? हाँ एग्जैक्टली, बेसिकली ये होता है आई डोंट नो, ये जो 1 है, अब जिनको ये थोड़ा इसका ताल्लुक प्रोग्रामिंग के साथ है, 1 बेसिकली ये इंडिकेट करता है इंडेक्स वैल्यू को। इंडेक्स आप यहाँ पे समझें कि इस पर्टिकुलर सेंस में ये बेसिकली क्या? स्टार्टिंग पोजीशन, यानी कि वो नंबर 1 से, यानी एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो पहला डिजिट है वहाँ से वो फाइंड करना स्टार्ट करे। ये जो 1 बेसिकली इंडिकेट क्या कर रहा है? इंडेक्स वैल्यू। यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू से मुराद क्या है? स्टार्टिंग पोजीशन के, यानी कि नाम में जो एक्सट्रीम लेफ्ट से जिसकी वैल्यू 1 होती है बेसिकली, वहाँ से वो सर्च करना स्टार्ट कर दे। तो जहाँ पर भी उसको 5वें नंबर पे मिलेगा तो वो 5 हाईलाइट कर देगा, अगर उसको 6ठे नंबर पे मिलेगा तो 6 हाईलाइट कर देगा, जिस नंबर पे भी उसको M मिलेगा। तो ये जो बेसिकली 1 जो होता है स्टार्टिंग पोजीशन है कि उसने कहाँ से सर्च करना स्टार्ट करना है। कोई फ़र्क बता सकता है इसमें ऑल क्या करता है? एवरीवन, इफ़ वी जस्ट राइट ऑल तो क्या होगा? कोई बता सकता है अगर आपने पढ़ा हो कभी? व्हाट डज ऑल डू? एनीवन? ये सलाउद्दीन, ऑल फंक्शन क्या करता है बता सकते हो? इफ़ यू लुक एट दिस, ये 3 चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा। मुझे इससे पहले ऑनेस्टली समझ ही नहीं थी आती, बिल्कुल बहुत मुश्किल लगते थे ये, बट एक एग्जांपल पे मुझे ऐसे ही समझ आई कि उसके बाद मुझे बहुत उसमें क्लैरिटी हुई। ऑल के बता सकता है क्या करता है? ऑल एक्सेप्ट, ऑल सिलेक्टेड क्या होता है? ऑल का मतलब कि डेटा को मतलब एज पर डॉक्यूमेंटेशन जो मुझे समझ आएगी कि जितने भी फिल्टर्स अप्लाई किए उनको रिमूव कर दिया जाए और सारा डेटा, ऑल डेटा शो कर दिया। ठीक है, दिस इज़ व्हाट इट इज़। एनीवन एल्स? और ऑल सिलेक्टेड और ये ऑल एक्सेप्ट क्या होता है? व्हाट्सएप कौन कौन यूज़ करता है? सारे यूज़ करते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ऑब्वियसली वो तो मैंने भी कहा है। अगर आप अपने व्हाट्सएप में जाएँ ना, बल्कि अभी जाएँ सारे, एवरीवन जस्ट टर्न ऑन योर व्हाट्सएप, क्योंकि उसमें ये फंक्शन एक्चुअल में यूज़ हो रहा है, मुझे वहाँ से समझ आई थी। अपने व्हाट्सएप में जाएं और उसमें ना आपके स्टेटस सारे कुछ लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते। स्टेटस में जाएं और इसकी ना प्राइवेसी में जाएं। आपने व्हाट्सएप में जाएं, स्टेटस में जाएं और स्टेटस की प्राइवेसी में जाएं। आपको वहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेंगी।
माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट और ओनली शेयर विद। बेसिकली ये तीन यही फंक्शंस हैं। ऑल मीन्स ऑल कॉन्टैक्ट्स। जब मैं उसे कहता हूँ ना माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट क्या करता है व्हाट्सएप में कि सारों को भेजेगा एक्सेप्ट वो 2-3 लोग जिनको नहीं भेजना। तो यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट भी ऐसा ही है कि भाई सारी वैल्यूज़ चूज़ करो या सारे कॉलम्स चूज़ करो एक्सेप्ट वो 1-2 जो हम यहाँ पे बताएंगे। नहीं समझ लगी? और तीसरा फंक्शन हमारा क्या करता है व्हाट्सएप के लिहाज से? देखो स्टेटस की प्राइवेसी में जाएं, आपको मिलेगा माई कॉन्टैक्ट्स में क्या होता है, जितने कॉन्टैक्ट्स हैं सारों को शो होता है कि नहीं होता? वो बेसिकली क्या ऑल को इंडिकेट करता है। सेकंड आपका है माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट, यानी सारों को शो हो एक्सेप्ट इन 2-3 लोगों के, 4-5 लोगों के जिनको हम नहीं दिखाना चाहते, तो बेसिकली वो क्या है, ऑल एक्सेप्ट है। समझ लगी है? और थर्ड है यहाँ पे ओनली शेयर विद, यानी जिनको मैं चेक करूँगा सिर्फ उनके साथ शेयर होगा। तो ऑल सिलेक्टेड भी वही है कि जिनको मैं सिलेक्ट करूँगा सिर्फ उन पे फिल्टर अप्लाई होगा, या वो लोग उनको शो होगा, बाकी को शो नहीं होगा। डिड यू गाइस गेट दैट? तो ये 3 फिल्टर जिस तरह आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं ना, इसकी सेम एप्लीकेशन जो है ये डैक्स में भी है। ऑल एक्सेप्ट एंड ऑल सिलेक्टेड। डिड यू गाइस गेट दैट? समझ लगी इसकी कि नहीं लगी? एवरीवन, आप क्या करेंगे, मैं आपके सामने टेबल शो करवा रहा हूँ, इस टेबल को बनाएं भाई। ये हम टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? डैक्स के थ्रू बताएं। काउंट कैसे करेंगे? एवरीवन आप मेरे साथ, अभी मैं ना आपके लिए टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का एक मेजर बना रहा हूँ। कल जो हमने काउंट का फंक्शन पढ़ा था उसके थ्रू हम बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने पावर BI में दोबारा जाते हैं और हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स के टेबल पे राइट क्लिक करें। नहीं, टेबल बनेगा, मैट्रिक्स बना लो, चलो कुछ भी बना लो। प्रोडक्ट्स के टेबल पे राइट क्लिक करें, न्यू मेजर में जाएं और यहाँ पर आप लिखें टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के टेबल पे राइट क्लिक करें, न्यू मेजर में जाएं और यहाँ लिखें टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। और आप यहाँ पे टोटल नंबर के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ हो सकता है? कल काउंट और डिस्टिंक्ट काउंट मेरे ख्याल में, लेकिन अगर प्राइमरी की यूज़ कर प्रोडक्ट आईडी यूज़ करेंगे तो वो डिस्टिंक्ट ही होती है सारी। काउंट में जाके आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप प्रोडक्ट की देखें, आपको मिल रही है कहीं पे प्रोडक्ट, अगर आप की यहाँ पे आपका प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट की मिलेगी, प्रोडक्ट की यूनिक होती है तो इसलिए वो यूनिक प्रोडक्ट्स को ही काउंट करेगा, इसमें रेपिटेशन नहीं होती। एवरीवन जस्ट फाइंड इट आउट, देखें कि आपके पास क्या आंसर आ रहा है। इसको रन करें। दिस इज़ द कोड दैट आई रोट। मैंने सिंपल काउंट का फंक्शन अप्लाई किया है और मैंने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कैलकुलेट कर ली हैं। दिस इज़ व्हाट आई रोट एक्चुअली, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू काउंट का फंक्शन अप्लाई किया और प्रोडक्ट्स में जाके प्रोडक्ट की बेस पे मैंने इसको काउंट कर लिया। इसको ज़रा अपने कार्ड में डिस्प्ले तो करवाएं ज़रा। 397 ही आना चाहिए। हाँ, बेसिकली अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे आपका आंसर जो है वो 397 ही आना चाहिए। क्या हो सकता है, लेकिन आपको डैक्स के थ्रू ही करना चाहिए, वही आपकी प्रैक्टिस है। होने को तो डायरेक्ट भी हो सकता है। ओके, ये बन गया कि नहीं बना? बन गया। ओके, मैं यहाँ पे बेसिकली एवरीवन आप इस टेबल को ड्रॉ करें। मैं अपने डैशबोर्ड पे जाऊँगा बेसिकली और मैं यहाँ पर आपके लिए एक टेबल चूज़ कर लें आप, या एक मैट्रिक्स टेबल ही चूज़ कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे कैटेगरीज़ को देखना है। एक कैटेगरी का कॉलम है, उसको मैं यहाँ पे टिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगी। ये यहाँ पे कैटेगरीज़ आ गई हैं। इसी तरह से मैंने अभी एक जो आपका बनाया है मैयर, वो मैयर क्या बनाया था, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, उसको भी मैं टिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे साथ यहाँ पे आ जाएंगे। दिस इज़ व्हाट वी नीड। मैंने एक टेबल बनाया है और आपने देखा है मैयर को उसने ऑटोमेटिकली चारों पार्ट्स में डिवाइड कर दी। एसेसरीज़ में जो वैल्यूज़ थी वो उसने डाल दी हैं, बाइक्स में जो वैल्यूज़ थी वो डाल दी और नीचे उसने टोटल भी शो कर दिया। आपने देखा ये बात नोट करने वाली है कि आपने एक मैयर बनाया था, जब अपने मैयर को टेबल में दिया है तो उसने ऑटोमेटिकली 397 से जो एसेसरीज़ का हिस्सा है वो शो कर दिया है, जो बाइक्स का हिस्सा वो शो कर दिया है, जो क्लोथिंग का हिस्सा वो शो कर दिया है, जो कंपोनेंट्स का यानी जो फिल्टर है उसने वो लगा दिया है। तो ओवरऑल आपकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं, 397 ही हैं। किससे टेबल नहीं बना, जो लोग ऑनलाइन बैठे हो? मैंने सिंपल टेबल बनाया, इसमें पहले में मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है आपका कैटेगरीज़ और फिर मैंने इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप किया है आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। आपको पता है बिजनेस इवन किसी भी एनालिटिक्स की दुनिया में परसेंटेज बहुत मैटर करती है। व्हाट इफ़ आई आस्क यू
कि आप ना एसेसरीज बताएं कितने परसेंटेज है टोटल का, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कोई आइडिया दे सकता है? तो क्वेश्चन यहाँ फोकस करो भाई अब्दुल। आपने इसके साथ एक कॉलम डिस्प्ले करना है, एक और कॉलम जहाँ पर ना परसेंटेज डिस्प्ले हुई हो कि जी एसेसरीज जो हैं वो कितने परसेंट बनता है टोटल का, और बाइक्स कितने परसेंट बनता है टोटल का, और क्लोथिंग कितने परसेंट बनता है टोटल का। अब हमें इन जनरल परसेंटेजेस चाहिए होती हैं कि नहीं चाहिए होती हैं। अब वो परसेंटेज हमने कैलकुलेट करनी है। अंदाज़ा लगाएं, कोई गेस करें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, हमें एक कॉलम डिस्प्ले करवाना है, प्रॉपर कॉलम परसेंटेज की फॉर्म में। कैसे करेंगे? एवरेज का क्या करेंगे? नया कॉलम ऐड कर लिया, फिर ये अच्छा मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ, बट वो अभी यानी कि एक जुगाड़ नहीं है, वो एक्चुअल में सही तरीका है, 100% सही तरीका यूज़ करना चाहिए। बट अगेन मैं आपको ऑल का फंक्शन बताने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपने सेम इसी चीज़ को परसेंटेज की फॉर्म में डिस्प्ले करना है ना, तो आप क्या करेंगे? और आप देखेंगे मैं यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में जाएँ, इसके ड्रॉप डाउन में जाएँ, अगर आपने टेबल या जो भी है इसके ड्रॉप डाउन में जाएँ, तो यहाँ पर नीचे आ रहा है शो वैल्यू एज। मिला कि नहीं मिला आप लोगों को? और यहाँ पे परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल करें, तो वो आपको उसने उसी चीज़ को परसेंटेज की फॉर्म में दिखा दिया। डिड यू गाइस गेट दैट कि नहीं? बट व्हाट इफ़ मुझे साथ में दोबारा डिस्प्ले करवानी है नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स? क्या मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स अलहदा हैं और साथ में उनकी परसेंटेज अलहदा है, तब मैं क्या करूँगा? अब मैं एक कॉलम को 2 दफ़ा तो नहीं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता, या कर सकता हूँ? ट्राई करें, एक कॉलम 2 दफ़ा ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। दिस इज़ अब सर मकसद ही बट ये हमें इस तरह से पता चल गया। बन गया कि नहीं बन गया आप लोगों से? ओके ओके टोटल ग्लोबल सेल्स बेसिकली तो मुझे आपको दूसरी ओके, लेकिन कैलकुलेट, और मैंने यहाँ पे लिखना है सम, और मुझे सम किसका चाहिए? सेल्स अमाउंट का। और यहाँ पे जब मैंने बेसिकली फ़िल्टर अप्लाई करना है तो मैंने यहाँ पे ऑल लिखा है। मेरे पास तो ऑल आ ही नहीं रहा, आई डोंट नो ये क्या है। ऑल के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगर प्रोडक्ट्स, तो मेरे पास तो आ रहा है, लेकिन जब आप रन कर रहे हैं तो एरर आ रहा है। मेरे पास तो नहीं आया एरर। एवरीवन जस्ट राइट दिस, मेरे पास तो एरर नहीं आया। मैं इसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों के पास भी एरर नहीं आना चाहिए। अगर एरर आ रहा है तो शो मी, मेक श्योर करें कि आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज सारी सही की हैं। एवरीवन कैटेगरी बनाएं, दोबारा से एक टेबल बनाएं, कैटेगरी बनाएं, और कैटेगरी में जो अभी आपने एक नया कैलकुलेट किया टोटल ग्लोबल सेल्स, उसको जो है सेकंड वाले को आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें। ये आपके पास होना चाहिए, एंड यू विल सी, ये आपके पास होना चाहिए। टोटल ग्लोबल सेल्स अभी आपने कैलकुलेट किए हैं, और यहाँ पे आप फ़र्क देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास टोटल में और हर जगह एक ही वैल्यू है। एवरीवन यहाँ फोकस करें भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बात जहन में रखें ये, और यही ऑल का फ़ायदा है। जब मैंने ऑल यूज़ किया है ना, तो आपने देखा है कि सारों में सेम अमाउंट आ रही है, यानी एसेसरीज़ में एसेसरीज़ का हिस्सा नहीं आ रहा। ऐसे ही है, बाइक्स में बाइक्स का हिस्सा नहीं आ रहा, क्लोथिंग में क्लोथिंग का हिस्सा नहीं आ रहा। ये बात सही है। अभी हम क्या करते हैं, हम दोबारा यही टोटल ग्लोबल सेल्स कैलकुलेट करते हैं, दोबारा से एक नया मैयर बनाते हैं, लेकिन उसमें हम ऑल यूज़ नहीं करेंगे। नहीं समझ लगी? फॉर एग्जांपल ये मैंने टोटल ग्लोबल सेल्स बनाई है, अब मैं बनाता हूँ फॉर एग्जांपल टोटल ग्लोबल सेल्स, मैं इसको लिख देता हूँ विदाउट ऑल। तो एक नया मैयर बनाएं, टोटल ग्लोबल सेल्स विदाउट ऑल, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, सम सेल्स अमाउंट, बस आप ये यानी ऑल प्रोडक्ट्स वगैरह जो है इसको हटा दें। बस इस तरह से एवरीवन इसको भी रन करें। कैलकुलेट चलो करना है तो इस तरह ठीक है, इसकी भी ऐसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लॉजिकली। एवरीवन रन दिस कोड एज वेल, यानी अब आपने 2 सेल्स अमाउंट लिखी हैं, सम सेल्स अमाउंट, ज़रा इसको भी रन करें। तो मेरे पास टोटल ग्लोबल सेल्स यानी विदाउट ऑल, इसको भी रन करें ज़रा, और इसको भी फिर आप अपने टेबल का हिस्सा बनाएं। ठीक है जी, मिस ठीक है, ये इट शुड वर्क फाइन। मैंने आपको चैट में कमेंट पढ़ ली। सर अगर हम न्यू मैयर जो है वो किसी और टेबल के अंदर आप न्यू मैयर किसी और टेबल में बना सकते हैं, बट लॉजिकली जहाँ से आपने डेटा उठाना है जिस टेबल में, उसी में ही बनना चाहिए।
इसको भी आप अपने उस मैट्रिक्स का हिस्सा बनाएं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी रन करता हूँ और मेरे पास ये रन हो जाना चाहिए, और मैं इसको सेल्स के टेबल में जाके मैं इसको रन करता हूँ और ये मैंने इसको लिख लिया है, टोटल ग्लोबल सेल्स विदाउट ऑल। और फिर मैंने क्या किया, इसको भी अपने जो है यहाँ पे टेबल का हिस्सा बना लिया। क्या आप लोगों के पास यही चीज़ कुछ इस तरह से ही आ रही है? ये इस ऑल ने किया क्या, ये ऑल फंक्शन ने किया क्या? आपको ये बात क्लियर है? जब हमने ऑल, जहाँ पे हमने जो चीज़ हमने ऑल से बनाई है वहाँ पर सारे कॉलम्स में सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, ऐसा ही है ना? ये कि इस ऑल फंक्शन ने किया क्या, ये क्या है, इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है, ये क्या करता है ऑल फंक्शन, कोई बता सकता है? और जब हमने विदाउट ऑल वाले में किया है तो ये वैल्यूज़ कैसे जनरेट हो रही हैं? एसेसरीज़ के अगेंस्ट उसकी वैल्यू आ रही है, बाइक्स के अगेंस्ट उसकी वैल्यू आ रही है। ऑल क्या करता है? और ये इसको लाइन को लिख लें कि नोट कर लें। ऑल क्या करता है? ऑल रिमूव्स ऑल फिल्टर, कोई भी फिल्टर को ऑल नहीं रहने देता। बेसिकली जब हमने यहाँ पर जब विदाउट ऑल को डिस्प्ले किया ना, तो उसने ऑटोमेटिकली एक फ़िल्टर अप्लाई किया। फ़िल्टर क्या अप्लाई किया कि एसेसरीज़ के अगेंस्ट एसेसरीज़ की वैल्यूज़ लिखनी। तो ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं? बेसिकली उसने एक फ़िल्टर अप्लाई किया कि एसेसरीज़ की ये वैल्यूज़ हैं, बाइक्स की ये वैल्यूज़ हैं, क्लोथिंग की ये वैल्यूज़ हैं। लेकिन जब हमने उसी के साथ ऑल लिख दिया ना, तो ऑल ने क्या किया है कि जो भी फ़िल्ट्रेशन अप्लाई होनी थी ना, वो अप्लाई नहीं हुई। इसका फ़ायदा क्या होता है? ये फ़िल्टर्स अप्लाई करने का फ़ायदा क्या है कि अब अगर हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो टोटल सेल्स की, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूं तो मुझे परसेंटेज सेल मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? अगर मैंने इसको इससे डिवाइड कर दूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे परसेंटेज सेल्स मिल जाएंगी कि नहीं मिलेंगी? क्लियर है ये बात कि नहीं? ऑल बेसिकली क्या करता है, ऑल का फंक्शन किसी भी फ़िल्टर को अप्लाई नहीं होने देता, चाहे कोई भी फ़िल्टर हो उसको अप्लाई नहीं होने देता। जब इवन मैं फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने ना, यहाँ पे आपको पता है हमने स्लाइसर्स पढ़े हुए हैं, अगर मैं आपके सामने यहाँ पर एक स्लाइसर फ़िल्टर ही होता है ना, अगर मैं आपके सामने यहाँ पर एक स्लाइसर भी बना लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एक स्लाइसर बना रहा हूँ आप लोगों के सामने एक और, अगर मैं इस मैं उसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगर इवन आप एवरीवन मेक अ स्लाइसर, और इस स्लाइसर पे भी ना कोई फ़िल्टर लगाएं, फॉर एग्जांपल एक जेंडर का फ़िल्टर लगाएं, यहाँ पे सर्च करें जेंडर, एक स्लाइसर बनाएं, भाई इस स्लाइसर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जेंडर का फ़िल्टर लगाएं, उसको यहाँ पे लगाएं और आप जेंडर का फ़िल्टर लगा के ना ज़रा फ़िल्टर आउट करें, आप देखेंगे कि आपका टेबल उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक फ़िल्टर बनाएँ, स्लाइसर एक फ़िल्टर बनाएँ, आप देखेंगे जो ऑल वाला कॉलम है ना उसकी वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट रहेंगी, उस पर फ़िल्टर अप्लाई नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर आप मेल वाले पे टिक करेंगे आप देखेंगे बाकी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, लेकिन ऑल की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी सेम रहती हैं जो भी हैं। और जो फीमेल्स वाली फीमेल के केस में भी जो वैल्यूज़ हैं, यानी ऑल वाला जिस पे हमने ऑल अप्लाई किया था उसमें सारे जो वैल्यूज़ हैं वो एक ही रहेंगी, जबकि बाकी के केस में वो क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। क्या नहीं, लेकिन वो वैल्यूज़ जो है वो सारी की सारी कांस्टेंट हैं। और अगर आपने ऑल में प्रोडक्ट्स लिखा था ना, एवरीवन एक और स्लाइसर बनाएं प्रोडक्ट्स का, एक स्लाइसर बनाएं, यानी टेबल एक और स्लाइसर बनाएं और ना उसमें प्रोडक्ट में फॉर एग्जांपल कैटेगरी का कॉलम चूज़ करें। ये कैटेगरी तो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, कोई और प्रोडक्ट में और कौन सा कोई कॉलम है जिसका हम स्लाइसर लगा सकते हैं? प्रोडक्ट्स में कलर का कॉलम जो है उसको ज़रा स्लाइसर का हिस्सा बनाएं। प्रोडक्ट्स में कलर के कॉलम को अब आप क्या करें, किसी पर्टिकुलर कलर को चूज़ करें। क्या आप देखेंगे कि क्या ऑल वाला चीज़ें चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? उसमें सारा कुछ सेम आ रहा है। आप देख रहे हैं वो फ़िल्टर जो है वो असर नहीं कर रहा। इस बात को समझें। एक बात जो इसमें बताने वाली है, ऑल क्या करता है, अगर मैं आपको इवन बुक से भी दिखाऊं, ऑल क्या करता है, आपके जो फ़िल्टर्स हैं ना उनको बेअसर कर देता है। और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है आगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें, जहाँ पर ऑल अप्लाई हुआ है ना वैल्यू सेम है, टोटल ग्लोबल सेल्स, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑल अप्लाई हुआ है। अगर आप ऑल अप्लाई नहीं करेंगे तो वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। डिड यू गाइस गेट दैट? इसका फ़ायदा क्या होता है? फिर हम अज़ान के बाद इसको करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करनी हो ना, कैन यू गाइस सी दैट? अगर आपकी परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करनी हो तो आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अब आपके सामने एक तीसरा कॉलम बना रहा हूँ, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट परसेंटेज, और आपको देखेंगे कि परसेंटेज कैलकुलेट करें बढ़िया। ये सिर्फ इसका एक फ़ायदा भी, इसके मज़ीद फ़ायदे आएंगे, बट
आई नो ये थोड़ा मे बी आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, बट जस्ट ट्राई इट विद मी। आपके पास ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज़ हैं, यानी इन पे फ़िल्टर अप्लाई हुआ हुआ है, यानी कि ये एसेसरीज़ की वैल्यू है, ये बाइक्स की वैल्यू है, क्लोथिंग की वैल्यू है, जबकि एक आपके पास कॉलम है जिसमें ओवरऑल टोटल वैल्यूज़ हैं। आप क्या करेंगे, हम एक नया कॉलम बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, टोटल ग्लोबल सेल्स विदाउट ऑल को हम डिवाइड करेंगे किससे, टोटल ग्लोबल सेल्स से। तो आप क्या करेंगे, एवरीवन प्रोडक्ट्स के टेबल पे राइट क्लिक करें और एक न्यू मैयर बनाएं। इस न्यू मैयर में आप लिखेंगे परसेंटेज सेल्स, परसेंटेज सेल्स, और आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू डिवाइड। आपको यहाँ पे एक डिवाइड का फंक्शन मिलेगा, इक्वल के बाद डिवाइड, और आप यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि आपने किस को किस पे डिवाइड करना है। हम यहाँ लिखेंगे टोटल ग्लोबल सेल्स वाला जो हमारा मैयर है विदाउट ऑल, ये हमारा न्यूमरेटर होगा, और इसको हमने डिवाइड करना है टोटल ग्लोबल सेल्स पे। ओके, लेट मी जस्ट रन दैट, और फिर मैं देखूँ अगर हुआ तो मैं ओके, आइडियली इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। हाँ, आपने इसको मैट्रिक्स में ऐड कर देना है। बेसिकली दिस इज़ व्हाट आई रोट, कि एक डिवाइड का एक फंक्शन है सिंपल, उसमें मैंने क्या किया, एक कॉलम की वैल्यूज़ को, यानी न्यूमरेटर मींस ये आपका, ये हमारे पास वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाला था, और ये जो कॉमा के बाद हमारे पास जो टोटल वैल्यूज़ थी वो थी। ये मैंने एक नई मैयर बनाई है। प्रोडक्ट्स टोटल ग्लोबल सेल्स, बेसिकली तो आइडियली तो टोटल ग्लोबल सेल्स होना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो वो एक मैयर था कि क्या था। वो भैया उस टेबल के अंदर क्या मल्टीपल बन गए हैं? ये टोटल ग्लोबल सेल्स, मेरे पास इसका क्या नाम था, टोटल ग्लोबल सेल्स ही है ना। आइडियली तो एक सेपरेट मैयर होना चाहिए, ऐसा ही है ना। हाँ, तो ये प्रोडक्ट्स में टोटल ग्लोबल सेल्स ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों का आंसर जो है यही बेसिकली यही है। प्रोबेबली मैंने कोई स्लाइसर चूज़ किया हुआ है जिसकी वजह से मेरा आंसर आपसे डिफरेंट आ रहा है। आई नीड टू गो बैक हेयर एंड मुझे इसको अनसेलेक्ट करना है। आंसर हमारा सेम ही होना चाहिए। डिड यू गाइस गेट दिस आंसर 94% और समथिंग, कि नहीं? ये आंसर आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा? बस यही है, वो मैंने बेसिकली वो एक फिल्टर लगाया हुआ था। बट अगेन ये ऑल फंक्शन का एक फ़ायदा है, और अगर जब वो आपने जब शॉर्टकट के थ्रू आप परसेंटेज कैलकुलेट कर दें तो बेसिकली एंड पे बैक एंड पे यही यूज़ हो रहा था। सो फॉर आपके लिए क्या पॉइंट लर्न करने वाले, ऑल का एक फंक्शन है जो क्या करता है, सारे फिल्टर्स को रिमूव कर देता है। उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपने परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी हो सारे किसी टेबल के लिए, तो वहाँ पर ऑल का फंक्शन जो है वो बहुत यूज़फुल रहता है। डिड यू गाइस गेट दैट? इतनी समझ लगी है कि नहीं लगी? हमने ऑल का फंक्शन यूज़ किया, उससे हमें एक ऐसा कॉलम मिल गया जहाँ पर वैल्यूज़ थ्रू आउट सेम है, और उससे क्या होता है कि हम हर वैल्यू का अगेन उससे रेलेवेंट परसेंटेज वगैरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बहुत यूज़फुल चीज़ है। हाँ, अब यहाँ पे जाएंगे इसमें, और यहाँ पर आप परसेंटेज सेल्स में जाएं और इसके ड्रॉप डाउन में जाएं। परसेंटेज सेल्स के ड्रॉप डाउन में जाएं, आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगी। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ना, यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल आप कर सकते हैं मे बी बैकग्राउंड कलर आप कर लें। बैकग्राउंड कलर पे आप क्लिक करें तो वो क्या करेगा, अब यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग बेसिकली तय कर सकते हैं कि जी अगर आप जस्ट इसको टिक करें, ये आपके पास अगर आ गया बैकग्राउंड कलर, जस्ट इसको एंटर प्रेस करें, जो ये आपके पास ना इस तरह से बार्स आएंगी। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ जिनको नहीं पता। परसेंटेज आप अपने यहाँ पे यानी कि टेबल के इसके वैल्यूज़ में जाएंगे, परसेंटेज सेल्स में जो है इसके ड्रॉप डाउन में जाएं, और यहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने बैकग्राउंड कलर, इवन डेटा बार्स आप और भी चूज़ कर सकते हैं। यानी कि बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आपको मिलेगा, फॉन्ट कलर भी है। अब इसमें बेसिकली क्या है, फॉर्मेटिंग क्या हो रही है कि भाई जहाँ पर जो वैल्यू ज़्यादा है वो उतना कलर डार्क है, और जहाँ पर जो वैल्यू परसेंटेज में जितनी कम है वो कलर उतना लाइट है। तो अगेन इससे क्या होता है कि समटाइम्स आपको नंबर्स आप सिर्फ बार्स को देख के ही, यानी ये जो 96% है ये सबसे ज़्यादा डार्क है, और जो 1.16% है ये उतना लाइट है। तो अगेन आप इस तरह से अपनी इस तरह की बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये एक तरीका है, इसके अलावा और भी तरीके होते हैं कि तो ये जहाँ पर आप परसेंटेज कैलकुलेट करें ना, वहाँ पर आप इस तरह की बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं।
डिड यू गाइस गेट दिस? परसेंटेज में, बिकॉज परसेंटेज कंपेरेबल होती है, मे भी शायद दूसरों के लिए भी हो, बट मैंने बाकियों में भी है, जहाँ पर भी नंबर्स हों, क्योंकि नंबर्स कंपेरेबल होते हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं. सो प्रोबेबली मे बी अगर आप यहाँ पे डेटा बार्स में जाएं, आई नो कि मैं यहाँ पर डिफरेंट और भी चीज़ें डिस्प्ले करवा सकता हूँ. बहरहाल आप एक कंडीशन फॉर्मेटिंग को एक्सप्लोर कीजिएगा, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. ये चीज़ उस वक्त बड़ी यूज़फुल होती है जब हम अपने सेल्स डेटा में देखते हैं कि मिनिमम सेल्स कहाँ है. हाँ, और मैक्सिमम कहाँ पे है. इवन आपने प्रेजेंटेशन वगैरह कोई देनी हो तो जहाँ पे सेल्स आपकी हाईएस्ट है उसको आप डार्क कर दें ताकि वो उनको फ़ौरन पता चल जाए कि यहाँ पे आपकी सेल्स हाईएस्ट हैं. ये एक चीज़ हो गई. ऑल फंक्शन की समझ लगी है कि नहीं लगी? आई होप, आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट था, बट डिड यू गाइस गेट दिस? आज मैं आपको एक और सिंपल फंक्शन बता रहा हूँ जो कि बहुत यूज़फुल है. मैं आपको 3-4 फंक्शन बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट. अगर आपको आ जाए, आपको समझे पावर भी बहुत ज़्यादा आ गया. कैलकुलेट का फंक्शन हो गया, ऑल का फंक्शन हो गया, और ये जो भी हम तीसरा पढ़ने लगे हैं फ़िल्टर. कोई बता सकता है फ़िल्टर का फंक्शन क्या करता है? अगेन इट्स वेरी कॉमन सेंस. क्या करता है फ़िल्टर करता है. तो कैलकुलेट का फंक्शन क्या करता है? क्या करता है? हाँ, फिर ओके एवरीवन, फ़िल्टर का फंक्शन करते, आई एग्री विद दैट, बट मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बताऊंगा. अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने नए मेजर्स बनाना सीखे हैं, हमने नए कॉलम्स बनाना सीखे हैं. अब मैंने आपको नया टेबल बनाना सिखा रहा हूँ. वही फ़िल्टर क्या करेगा? फ़िल्टर की जो आउटपुट होती है ना, वो एक नया टेबल होगा. फॉर एग्जांपल मेरे पास सेल्स का एक बहुत बड़ा टेबल है जिसमें 10,000 रोज़ हैं. मैं क्या करना चाहता हूँ, सिर्फ जो मेल्स का टेबल है ना, सिर्फ उसको अलहदा से एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ. कि मैं चाहता हूँ जो मेल मेरे कस्टमर्स हैं उनका टेबल मैं पूरे का पूरा एक नया कस्टमर जनरेट कर लूँ, नया टेबल जनरेट कर लूँ. तो फ़िल्टर आपके लिए, जो फ़िल्टर की आउटपुट क्या होती है, एक नया टेबल होता है. आप मेरे साथ करेंगे तो आपको अगेन कैलकुलेटर फ़िल्टर में समझ आ जाएगा. बाय द वे, जब हम कैलकुलेट में फ़िल्टर लगाते हैं ना, तो बैक एंड पे यही फ़िल्टर अप्लाई हो रहा होता है, लेकिन आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा होता. तो इसके बैक एंड पे जो प्रोग्रामिंग है उसमें यही फ़िल्टर चल रहा होता है. ये लास्ट फंक्शन है जो हम करेंगे. आई नो इट्स अ लिटिल बिट डेंस. ये खैर आसान है, वो कॉल वाला थोड़ा डेंस था. सो लेट्स डू इट. फिर बस करते हैं, बिकॉज मैं इसमें इतना बोरिंग या वो नहीं बनना चाहता कि कन्फ्यूजिंग हो. एवरीवन, सिंपल एक नया टेबल बनाएं. टेबल अब कैसे बना सकते हैं? 2 तरीके हैं आपके पास. पहली बात, एक ही तरीका है बेसिकली. अगर आप सेल के टेबल पर राइट क्लिक करें, आपको फ़िल्टर की न्यू टेबल की कोई ऑप्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही? नहीं मिलेगी. ये मिल रही है. सेल्स के टेबल पर राइट क्लिक करें, आपको यहाँ पे न्यू मयर मिल रहा है, न्यू कॉलम. आपको यहाँ पे न्यू टेबल नहीं मिल रहा. न्यू टेबल सर्च करें ज़रा, कहाँ पे होता है? कुछ ज़रा कोशिश करें मेरे साथ. डेटा व्यू में जाएं और यहाँ पर आप जाएं होम में. आपको यहाँ पे न्यू टेबल मिल रहा होगा. यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें, डेटा व्यू में जाके, इन जनरल आप होम में देखें. आप अगर आप होम में जाते हैं तो आपको यहाँ पे न्यू डेटा व्यू में मिल रहा है. डेटा व्यू में जाएं, आपको यहाँ पे न्यू टेबल मिल रहा है. सॉरी, मॉडलिंग में भी मिल रहा है, जिसमें भी मॉडलिंग में भी मिल रहा होगा. यहाँ पे भी आपको न्यू टेबल कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, पता नहीं क्यों पे. ओके, डेटा व्यू न्यू टेबल मिल गया कि नहीं मिल गया? इसको ज़रा इसको क्लिक करें. क्लिक कर लिया हमने. यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, टेबल इक्वल्स टू आ रहा है. फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ मेल की सेल्स का. फॉर एग्जांपल मेल अंडरस्कोर सेल्स, यानी कि मैं एक सारा टेबल फिल्टर करना चाहता हूँ जहाँ पर सिर्फ मेल्स का डेटा हो, फीमेल्स का डेटा ना हो. टेबल पूरा एक नया टेबल जनरेट करना चाहता हूँ. मेल अंडरस्कोर सेल्स लिखा. मैं यहाँ पे लिखूँगा फ़िल्टर, वो जो मैंने आपको फ़िल्टर अभी कमांड पढ़ाई है. फ़िल्टर यहाँ पे आपको मिल गया फ़िल्टर. और वो आपसे 2 चीज़ें मांग रहा है. अगर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन ऊपर देखिए, पैरामीटर, पहले आप उसको टेबल दें. टेबल में हम यहाँ पे देते हैं सेल्स का टेबल. मैं यहाँ पे सेल्स का टेबल है, कॉमा फ़िल्टर एक्सप्रेशन में क्या होगा? वेयर जेंडर इक्वल्स एम. जेंडर इक्वल्स एम. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेंडर. अगर आप सर्च करें, जेंडर मिल रहा है आपको? ओके, बेसिकली वो कस्टमर के टेबल में है. सेल्स के टेबल में ही, यानी जो आपने टेबल चूज़ करना है ना, आप उसी का फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं. सेल्स के टेबल में देखें कौन सा ऐसा कॉलम है जहाँ पर हम कोई फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं. हाँ, मे बी सेल्स अमाउंट हो सकता है, या ऑर्डर डेट हो सकता है, या इवन कुछ भी. और मे बी यहाँ पे सेल्स अमाउंट ही कर लें. वेयर सेल्स अमाउंट, नहीं, सेल्स अमाउंट कर लें. वेयर सेल्स अमाउंट, सेल्स में जाके सेल्स अमाउंट इज़ लेस देन और मे बी ग्रेटर देन कर लें.
1500. Did you guys get that? तो वो क्या करेगा, पूरा टेबल वही चूज़ कर लेगा जहाँ पर भी सेल्स अमाउंट 1500 से ज़्यादा है, इसको जस्ट एंटर प्रेस करें. हाँ अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ. वो बेसिक या तो ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, या होगा कि हम जो टेबल देंगे ना उस टेबल के कॉलम्स पर हम फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपने मेल्स में जाना है ना तो फिर आप जेंडर में जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ वो भी हो जाएगा. फ़िलहाल ये करें, इसको रन करें कि आपका टेबल बन गया कि नहीं बना. बन गया. मेरे पास तो बन गया. और आप देखेंगे अपने टेबल्स में तो नीचे आपका एक बिल्कुल नया टेबल फ्रेश जनरेट हुआ होगा. मेरे पास मेल अंडरस्कोर सेल्स यहाँ पे आ गया. लिंक्डइन पे ना बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि पावर बीआई के ना कॉम्पिटिशन्स अरेंज करती हैं. मैं आपको एक तो दिखाना चाहता हूँ. अगेन पहली बात है कि अगर आप लिंक्डइन पे मेरे साथ कनेक्टेड नहीं हो जाएं, लेकिन मैं आपको एक दो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो कि मेरे ख्याल में बड़ी यूज़फुल है, जॉब पर्सपेक्टिव में भी बड़ी यूज़फुल है. तो ये मेरा लिंक्डइन है. आपको यहाँ पर अगर आप, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है. एक कंपनी है मैवन एनालिटिक्स के नाम से, अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे. इसके अलावा और भी हैं. ये कंपनी क्या करती है, हर मंथ एक डेटा सेट, ये डेटा सेट फ्रीली अवेलेबल है, आप चाहे तो यहाँ से भी उठा लें. हर मंथ ये कंपनी जो है ना एक डेटा सेट इशू, जो कि रियल टाइम डेटा सेट होता है, समटाइम्स किसी मूवीज़ का, गेम्स का, किसी कंपनी का, और ये क्या करती हैं उसका कंपटीशन अरेंज करवाती हैं. और यहाँ पर ये बेसिकली जिस तरह से लोग हैं यहाँ पर जो फिर जो स्टूडेंट हैं वो अपने डेटा सेट्स जो हैं वो भेजते हैं, अपने डैशबोर्ड्स बना के भेजते हैं. तो ये उसको फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ले लें तो प्रोबेबली आपको यानी कि अपनी वर्थ साबित करना जो है ना बड़ा आसान है. तो इनके चैलेंजेस हर फ्री टू ज्वाइन है. आप हर मंथ ये अपना डेटा सेट इशू करते हैं. अगर आप इसके पेज को तो ये बेसिकली सबमिशंस हैं जो कि लोगों ने इनको किए हैं. तो लेट मी शो यू सम डेटाबेसेस. ये सारी सबमिशंस हैं जो कि सेम डेटा सेट के लिए डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरह के, अब ये नासा का डेटा सेट है मोस्ट प्रोबेबली, तो इसने नासा का बीच में वो स्पेस रॉकेट बना के, और ये डिड यू सी दिस मयर्स एंड दीज थिंग्स, यू नो, उसने ये सारा कुछ किया हुआ है. तो ये बहुत सारे आपको यहाँ पे ये सेम डेटा सेट के डिफरेंट डैशबोर्ड्स हैं. कैन यू सी दैट? तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इसमें किसी एक को भी ज्वाइन कर लें. इनके डेटा सेट्स फ्री पड़े हुए हैं. और अगर आपकी कोई ना कोई पोजीशन आ जाती है तो ये सारे नीचे वो नाम लिखे हुए हैं इन्होंने कि ये लोगों ने जमा करवाए हैं. और एंड पे मेरे ख्याल में रनर अप्स वगैरह के भी होंगे. ये फर्स्ट सेकंड थर्ड भी अनाउंस करते हैं.